नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग घटना चक्र, प्रीलिम प्रैक्टिस सीरीज़ और कुछ अन्य सोर्सेज से कोशिश करेंगे कि अभी तक हमने जो पढ़ा है क्वेश्चंस के माध्यम से, पीवाईक्यू के माध्यम से उनका रिवीजन कर लिया जाए। ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया? तो इसका आंसर क्या होगा? ए, रेगुलेटिंग एक्ट। जैसे मैंने बताया था कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है। 1774 में इसके मुख्य न्यायाधीश सर एल.जे. एम्पे रहते हैं। अगली बात, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई। बिल्कुल ठीक बात है। लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे? जी नहीं, तो एल.जे. एम्पे थे, तो केवल एक सही है। अगले प्रश्न पे आते हैं। उपर्युक्त सूची एक और दो को समेत करना है। नियंत्रण परिषद की स्थापना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना पिट्स इंडिया एक्ट 1784 से। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट या नियामक अधिनियम 1773 से। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति चार्टर एक्ट 1813 से दी गई थी। और गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य की नियुक्ति पहले जो मैकाले बनते हैं, ये चार्टर एक्ट 1833 में यानी A2, B1, C3, D4, ये ऑप्शन हमारा बी सही है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में भी वही चीज़ें दी गई हैं। अगला प्रश्न, किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? किससे? तो 1813 के चार्टर एक्ट में 1 लाख रुपए वार्षिक की व्यवस्था की गई थी, है ना, तो इससे पड़ी। फिर जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, इससे भी बढ़ती है। ठीक है। और प्राच्य एवं आंग्ल विवाद मैंने बताया था जब, कि एक तरफ जेम्स प्रिंसेप और एक तरफ मैकाले, ये शिक्षा के माध्यम और शिक्षा की विषय वस्तु के बारे में विवाद करते हैं, तो इन तीनों से ही बढ़ती है। ठीक है। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया। ओरिएंटल यानी पूर्व, पूर्व यानी हम। इंडिया या ये जो देश है, कुल मिला के जो वर्तमान पश्चिमी कंट्री हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, उस समय इंग्लैंड वगैरह, ये पश्चिमी शिक्षा थी। और हमारे जापान, भारत, चीन, ये पूरी शिक्षा हमारी जाती है। ठीक है। और पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। ठीक है। 1813 के अधिनियम में 1 लाख रुपए का प्रावधान। 1813 ईस्वी में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया। ठीक है, जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देने की थी। ये कमेटी देगी। ठीक है, 10 यूरोपीय सदस्य थे, ये बात की बात है। फिर बेंटिक के शासनकाल में मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। ठीक है। आंग्ल शिक्षा के समर्थन में ट्रेवेलियन, हाँ, और मैकाले वगैरह थे, जबकि प्रिंसेप जो है प्राच्य शिक्षा के समर्थक में थे। आगे, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया है? तो ये 1813 का चार्टर एक्ट। 1837 में ये भी व्यवस्था खत्म, ये भी एकाधिकार खत्म कर जाता है। अब चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में क्या विचार करते हैं, चलिए। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी एकाधिपत्य को छोड़कर चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। बिल्कुल ठीक है। तो कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज्य की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। कोई दिक्कत नहीं। भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के अंतर्गत आ जाता है। ये थोड़ा सा डामाडोल वाली बातें हैं। ठीक है, क्योंकि संसद के नियंत्रण अभी यहाँ नहीं स्थापित हो रहा। ठीक है, अभी हमारी कंपनी ही है जो है सर्वे सर्वा, तो वो आएगा जब क्राउन का शासन स्थापित होगा 1858 में, तब आएगा। तो इसलिए केवल 1 और 2 सही हैं। फिर किस अधिनियम में भारतवासियों को विदेशी प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? देखिए, 1833 में ये व्यवस्था की गई थी। ठीक है, ये बात है कि रंग, रेस और लिंग वगैरह इन सब के आधार पर कोई विभेद नहीं होगा। ठीक है, तो क्या है 1833 की धारा में कि धर्म, जन्मस्थान, वंशानुक्रम, वर्ण, इनके आधार पर कोई अयोग्य नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ऐसी व्यवस्था की गई थी, बट प्रैक्टिकल में नहीं हो पाता है। प्रैक्टिकल में 1807 के बाद ही होता है। जब वास्तविक रूप से हो प्रश्न पूछेगा 53 लिखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
किस अधिनियम के तहत भारतीय विधान परिषद पे बजट करने की अनुमति मिलती है? तो 1892 के एक्ट में बहस कर सकते हैं, बट काउंटर क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं, ठीक है, पूरा प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है। आगे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आ रहा है। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किस अधिनियम? मार्लेमेंटो 1909, कोई दिक्कत नहीं। आगे आते हैं। किस अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? 1934 का एक्ट, सॉरी, ठीक है, 1935 के एक्ट के द्वारा, अधिनियम के द्वारा। तो उपयुक्त में से कोई नहीं। तो की जाती है 1 अक्टूबर 1937 को। अब संघीय न्यायालय किस वर्ष में स्थापित किया गया? अभी जस्ट में दिखाएगा, 1937, ऑप्शन बी। अगला, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो प्रांतों में 1919 से, केंद्र में 1935 से, ठीक है। तो एक सेकेंड, वही क्वेश्चन फिर, द्वैध शासन प्रणाली किससे? भारत शासन अधिनियम 1935 से। अगला, 1919 के भारत शासन अधिनियम की निश्चित में कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निवासक मंडल, ये 1909 में ही कर दिया गया था, तो ये सही नहीं है। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण, ये मैंने बताया था कि ऐसा किया गया था, तो ऑप्शन सी, ठीक है। वही बात ये लिखी एक्सप्लेनेशन में, इसमें क्या किया गया था कि सिखों, यूरोपियों, भारतीय ईसाइयों और एंग्लो इंडियन को भी पृथक निर्वाचन दे दिया गया था, ठीक है। अगला, ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत, अभी देखा मैंने कि भारत सरकार अधिनियम में थोड़ा बहुत ये ऑटोनॉमी दी जाती है। अब देखते हैं कि भारतीय प्रधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय, यही मैंने देखा था कि हमने देखा था 1919 के भारत सरकार अधिनियम में पहली बार जो है द्विसदनीय विधायिका केंद्र में की जाती है, राज्य परिषद और विधान परिषद, ठीक है। केंद्र में कौन सा द्विसदनीय विधायिका लाता है? सेम, ठीक है। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकारों की संस्तुति की गई थी। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो मतलब था ही नहीं। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया था। जी हाँ, इसमें उनको व्यवस्था दी जाती है महिलाओं के लिए भी, दलित जातियों के लिए भी, तो केवल 2 सही है हमारा, ठीक है। पढ़ते हैं फिर से। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित वर्गों, महिलाओं और श्रमिकों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया था, ठीक है। अगले प्रश्न पर आते हैं। भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया था जो भारत में होनी थी। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपीय वासियों से अधिक था। तो हाँ, धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ा भारतीयों की संख्या बढ़ती गई। हाँ, अब एक्सप्लेनेशन देख के कुछ फैक्ट और जान लेते हैं। भारत में आधुनिक मेरिट आधारित सिविल सेवा का प्रारंभ 1854 में होता है। लंदन में सिविल सेवा आयोग की स्थापना हुई 1855 में से लंदन में ही परीक्षा होने लगी। हाँ, भारत में नहीं होती, लंदन में होती थी। भारत सरकार 1919 के माध्यम से 1922 से ICS की परीक्षा भारत में भी होने लगी, पहले इलाहाबाद, बाद में दिल्ली में। 1930 के दशक के अंत तक यूरोप वासियों की उपलब्धता ICS के लिए कम होती गई और सेवा में 1941 तक स्पष्ट रूप से भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक हो चुका था, ठीक है। अब निम्नलिखित में केंद्रीय विधानसभा के निम्नलिखित में कौन सा निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ? तो ये क्वेश्चन हम लोग ने पढ़ा नहीं है, इसको हम लोग आंसर देखते हैं क्या है। पर अगर गेस करना हुआ तो इसको आप अवॉइड कर लीजिएगा। आंसर इसका सी बताया जा रहा है, ए और सी, ठीक है। यानी कि 1926 और 1945 का केंद्रीय विधानसभा चुनाव भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था। अगला, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया? ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा कि 1945 के तहत आयोजित किया गया था, तो एक फैक्ट जान गए। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति किससे प्रेरित थी? हाँ, तो भारत शासन अधिनियम 1935 में अधिकार मिलता है, तो ऑब्वियसली वही है, धारा अनुच्छेद 123 के तहत
और अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति की। अगला, निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रयुक्त किया गया? ठीक है, तो भारत सरकार अधिनियम द्वारा ही, ठीक है, ये आता है। अगला, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किस उल्लिखित योजना पर आधारित है? तो जो संघ की व्यवस्था की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 में, तो वहीं आगे आधारबंदी 7वीं अनुसूची का भी संघीय राज्य और समवर्ती सूची जो दिखाई देती है हमें, ठीक है। पर जैसा हमने पढ़ा था कि क्या था, उसे ब्रिटिश भारत प्रांत, चीफ कमिश्नर प्रांत तो देसी रियासतें होनी थी, तो ये लागू नहीं हो पाया था क्योंकि वो रियासतें एग्री नहीं करती हैं। बहरहाल अगला प्रश्न, जिनमें कौन सा एक भारत सरकार ने 1935 मुख्य विशेषताओं में नहीं था? अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था, बिल्कुल था। अवशिष्ट शक्ति प्रांतीय विधायकों को दी गई थी, नहीं, गवर्नर जनरल या वायसराय को दी गई थी, तो कोई बात ही नहीं है, ये भी गलत है। प्रांतीय सहायता सोच बात संकेत ठीक है। प्रांतीय स्तर द्वैध शासन प्रणाली का समाप्त कर केंद्र में लागू किया भी ठीक है, तो बी ही गलत है। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया 1935 के अधिनियम द्वारा। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल था भारत सरकार अधिनियम 1935 में, ठीक है। किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था की? भारत सरकार अधिनियम 1935 में। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्ति किसको दी गई? गवर्नर जनरल को। कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया गया महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? देश के लिखित संविधान ऐसे कोई बात ही नहीं होती तब, तो हट रही है। विधानसभा मंडल के निर्वाचित जवाबदेह प्रतिनिधि, बिल्कुल सही है। संघ की योजना की बात ठीक है। सरकारी सदस्यों का नॉमिनेट किया जाना विधानमंडल के लिए, ये भी ठीक है। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? हाँ, तो पहली बात है भारतीय संविधान मौजूद होता है, इससे ज़्यादा क्या ही लोग हैं। फिर किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा को भारत से अलग कर दिया ना? तो भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से 1937 में ये अलग कर दिया जाता है। आइए और कुछ प्रश्नों को देखते हैं। किस वर्ष रेगुलेटरी एक्ट 1773 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में की जाती है? एलजाइम पे मुख्य न्यायाधीश। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को अंशतः व पूर्णतः समाप्त कर दिया जाता है 13 में। अंशतः यानी चाय व चीन के साथ व्यापार को एक्सटेंड किया जाता है बस एकाधिकार को, और 1837 में पूर्णतः। प्रथम विधि आयोग का गठन लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति भारत शासन अधिनियम 1935। सरकारी सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भरने की प्रक्रिया किस अधिनियम द्वारा शुरू हुई? 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का प्रारंभ 1892 के एक्ट द्वारा। भारतीय विधायिका प्रथम भारतीय सदनी कब बनी? केंद्र में बनी कब? 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाले प्रथम विधि सदस्य कौन थे? प्रथम विधि सदस्य तो मैकाले थे। प्रथम विधि भारतीय सदस्य बता सकते हैं आप, ठीक है। भारतीय सदस्य कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी 1909 में, ठीक है। सैयद हुसैन बेगरामी उसी समय भारत सचिव के पद की कौन उसमें परिषद में भी आते हैं। किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन? मार्ले मिंटो 1909। द्वैध शासन के जनक लियोनेल कार्टिस माने जाते हैं। नियंत्रण परिषद की स्थापना 1784। सर्वोच्च न्यायालय 1773 के एक्ट से 74 में। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति 13 से। गवर्नर जनरल परिषद में कानूनी सदस्य 33 में। बालकनतान किसे संबंधित है? ये बाल्कनाइजेशन संबंधित है भारत के, मतलब कि छोटे छोटे टुकड़ों में काट दो। 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम से। सीमा आयोग की स्थापना रेडक्लिफ आयोग बताया कि रेडक्लिफ सीमा भी है भारत पाकिस्तान। किस अधिनियम द्वारा भारतीयों को विधान परिषद में बजट पर बहस करने की अनुमति? 1892 के एक्ट से। बट काउंटर क्वेश्चन नहीं पूछ सकते आप पूरे प्रश्न मिला के। स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? देखिए, प्रथम अंतर तो अलग ही अलग होंगे। प्रथम थे लॉर्ड माउंटबेटन, अंतिम थे सदगतवर्ती राजगोपालाचारी। तो कन्फ्यूज़न है, एक ही कर देते हैं भारतीय तो राजगोपालाचारी। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन किस उल्लिखित योजना पर आधारित है? तो भारत शासन अधिनियम 1935। किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? 1935 के एक्ट द्वारा 1937 में, तो है ही नहीं। संघ में यानी डी अवशिष्ट शक्तियाँ किसको दी गई? गवर्नर जनरल को। देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो ये बात तो 33 में की गई थी, पर कायदे से दिया गया था 53 में ही,
तो थोड़ा डाइसी है इसमें, क्या सही क्या नहीं। मैं तो 53 मारता हूँ। किस अधिनियम द्वारा कंपनी का चीन तथा पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार का एकाधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया? तो 1813 एक्ट में। किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? 1935 के एक्ट से 1937 में अलग होता है। भारतीय निम्नलिखित में कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? ये अगली कक्षा में पढ़ेंगे हम लोग, तब देखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। किस वक्त भारत में ब्रिटिश काल में बजट की शुरुआत हुई? कायदे से 1860 में होती है। ठीक है। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट महत्वपूर्ण है, भारतीय संविधान प्रमुख स्रोत है। 1919 के भारत शासन अधिनियम की कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की स्थापना। ठीक है, कोई बात नहीं। मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन, ये 1909 में ही हो गया था, तो नहीं, गलत है। केंद्र द्वारा प्रांतों की विधायी शक्तियों का स्थान, ठीक है, यानी केवल 1 और 3 सी। अगला निम्नलिखित कौन सा भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हो गया? महत्वपूर्ण स्थायी अवधि नहीं है, तो लेकिन संविधान की बात थी ही नहीं। अगला, किस अधिनियम की कमियों को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया? एक्ट ऑफ सेटलमेंट इज़ बेसिकली ये 1781 में लाया जाता है। ठीक है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट या रेगुलेटिंग एक्ट में कमियां जो रहती हैं एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों के एक्सटेंशन या कुछ उनको कम करने से संबंधित है। ठीक है, तो ये 1773 के एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट में सुधार करने के लिए लाया गया था। ठीक है, 1946 के कैबिनेट मिशन में प्रमुख 3 सदस्य कौन कौन थे? हमको क्या क्या पता है? सर पैंथिक लॉरेंस, स्टफर्ड क्रिप्स, ईवी अलेक्जेंडर। पैंथिक लॉरेंस भारत सचिव, स्टफर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष, ईवी अलेक्जेंडर नौसेना प्रमुख। फिर अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग सदस्य भी सम्मिलित हैं, कौन सा मुस्लिम लीग संबंधित नहीं है, ये बाद में आगे देखेंगे। बाकी आंसर देख लीजिए चाहे तो रफी अहमद किदवई जी हैं। ठीक है, निम्नलिखित स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में शिक्षा विभाग किसे सौंपा गया था? ये भी आगे की बात है, आंसर जानना तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अब हम सवाल करेंगे प्रीवियस प्रैक्टिस सीरीज से, यहाँ पे सवालों का स्तर कुछ अच्छा होगा। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। संविधान के निम्नलिखित कार्यों के संबंध में विचार कीजिए। नंबर 1, बुनियादी नियमों का समूह उपलब्ध कराना। ठीक है, बिल्कुल। नागरिकों के अधिकारों पर नियंत्रण के संदर्भ में दिशा निर्देश, कोई दिक्कत नहीं। कुछ साझा मूल्यों को व्यक्त करना, ओके। न्यायपूर्ण समाज की स्थापना को सुनिश्चित करना, ठीक है। यह सुनिश्चित करना कि सत्ता में अच्छे लोग आए, ये देखिए पॉसिबल नहीं है। भीड़ आप क्या ही कर लोगे यार, कैसे सुनिश्चित करोगे? तो मापदंड तो होता नहीं है। कौन से सत्य हैं? केवल 5। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में किए गए प्रावधानों में कौन सा सत्य है? इस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश क्राउन का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी अपने नियंत्रण सशक्त हो गया, ओके। इस अधिनियम में व्यवस्था की गई कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अब 4 वर्ष के लिए चुना जाए, ओके। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया, ठीक है, तो कोई नहीं, बात खत्म। अगला, किस अधिनियम द्वारा कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सख्त पृथक्करण की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया? तो अभी हमने जस्ट पढ़ा कि 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट यानी संशोधन अधिनियम, इसमें जो है सर्वोच्च न्यायालय के बीच के संबंधों को गवर्नर जनरल की परिषद के संबंधों के से कुछ एडजस्टमेंट किया गया। ठीक है, कुछ कर्मचारी जो कंपनी का काम कर रहे हैं उनको सर्वोच्च न्यायालय की अधीनता से बाहर कर दिया गया, कार्यक्षेत्र से बाहर कर दिया गया। कंपनी ने चाय के एक व्यापारिक एकाधिकार को खोया 1837 एक्ट में। 13 में क्या खोते हैं? बाकी सारा, लेकिन चाय और चीन के साथ बना रहता है। 33 में वो भी। 5वां, भारतीय परिषद नियम 1861 के संबंध में कौन सा सही है? गवर्नर जनरल की शासी परिषद में गैर सरकारी सदस्यों को सम्मिलित कर लोकप्रियता का एक पुट डाल दिया, ठीक है। कुछ गैर सरकारी सदस्य आते भी हैं, भारतीय भी आते हैं, ठीक है। पटियाला, बनारस, सर दिनकर राव, पटियाला के राजा महाराजा बनारस। खैर, सदस्यों को नाम निर्दिष्ट किया जाता था, उनके कार्यों को अनन्य रूप से उन विधायी प्रस्तावों को विचार तक सीमित कर दिया गया था जो गवर्नर जनरल द्वारा इसके समक्ष रखे जाते थे, ठीक है, कोई बात नहीं। गवर्नर जनरल के पास विधायी शक्ति नहीं थी, क्या बात कर रहे हो, ये गलत है, 1-2 सही है, ठीक है। ये बड़ा वायसराय परिषद में न्यूनतम 6 अतिरिक्त मनोनीत सदस्यों का प्रावधान, हाँ, आधे सदस्य कम से कम गैर सरकारी होंगे, लेकिन ये विधि निर्माण तक ही रहेंगे, ठीक है। भारतीयों के नाम निर्देश करने की शक्ति राज्य सचिव डिसाइड करेगा, कुछ और चीज़ें भी। वायसराय को आवश्यक नियम एवं आदेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई, ठीक है। असीमित अधिकार अध्यादेश द्वारा जारी करने को अधिकार। पोर्टफोलियो प्रणाली आती है, पढ़ाई आप लोगों ने। किस
अधिनियम ने पहली बार गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में निश्चित अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों का अंतर्वेशन मुहैया कराया। ठीक है, तो 1800 एक्ट अभी जस्ट देखा हमने। अब आगे भारत शासन अधिनियम 1858 के संबंध में लिखित कथनों में कौन से सही हैं? ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर संप्रभुता ग्रहण की। ठीक है, कोई बात नहीं, सही है। ब्रिटिश संसद ने भारत के शासन के लिए पहला कानून ब्रिटिश क्राउन के प्रत्यक्ष शासन के अधीन ही अधिनियमित किया गया था। ठीक है, कोई बात नहीं, ये भी दिक्कत नहीं है। यह अधिनियम देश के प्रशासन में बिना किसी लोकप्रिय सहभागिता वाले निरंकुश साम्राज्यिक नियंत्रण के सिद्धांत से शासित था। ठीक है, कौन सा चुनाव हो रहा था? साले यही लोग करोड़ वाले कर रहे थे। ठीक है, निम्नलिखित में किस अधिनियम के माध्यम से भारत में पहली बार मुसलमानों की पृथक निर्वाचन प्रणाली 1909 पार्लियामेंट हो? किस अधिनियम के माध्यम से भारत में पहली बार विधान परिषद की स्थापना की गई थी? ठीक है, अब ऐसे मैंने बताया, ध्यान रखिए 1853 में। ठीक है, लघु संसद का रूप, ये देख जाकर रिविजन करिएगा, दिया गया था। फिर 6 से 12 सदस्य कर दिए गए थे। कौन सा एक 1773 एलिमेंट का उपबंध नहीं है? संसदीय पर्यवेक्षण होता है। गवर्नर जनरल 4%। ठीक है, योग्यता सभी प्रतिबंधों को हटाकर कोर्ट ऑफ ऑपरेटर से मत की शक्ति को बदल दिया। ये क्या है? ऐसे तो कुछ नहीं होता। बहरहाल गवर्नर जनरल निर्णायक पद, हाँ होता है, निर्णायक पद, सॉरी। तो आगे देखते हैं, ये सारे प्रोविजंस हैं देखे थे हमने। किस अधिनियम के तहत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस 1892? ठीक है, लेकिन किस अधिनियम द्वारा सरकारी नियुक्तियों के लिए प्रतियोगी परीक्षा का प्रावधान किया गया? चार्टर है 1853 में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त करके। और ऐसे पहले भारतीय सत्येंद्र टैगोर थे, इनका सिलेक्शन होता है। फिर 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम इस अर्थ में उचित था कि यह भारतीय नागरिकों को पूर्ण विधान परिषदों कार्यकारिणी के ऊपर पूर्ण नियंत्रण जी नहीं, तत्कालीन परिस्थितियों में उदारवादी निर्वाचन पद्धति स्वीकार करके कुछ नियंत्रण। हाँ ठीक है, इतना तो है ही। निर्वाचन शब्द का प्रयोग नहीं था, लेकिन थोड़ा बहुत राइट मिल जाता है। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार सदनी कभी 1919 के एक्ट में। हाँ, विधानसभा और राज्य परिषद। 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ गवर्नर जनरल भैया को। दो कथन है, दोनों कथन अलग है। ठीक है, पहले प्रश्न पढ़ते हैं। भारत शासन अधिनियम 1932 में केंद्र विद्यालय शासन आरंभ हुआ। ठीक है, हाँ कोई बात नहीं। प्रांतों को प्रांतीय सत्ता दी गई। ठीक है, पर आपस में क्या बोलते हैं, स्पष्टीकरण वाला कुछ नहीं, सब अलग अलग दोनों चीज़ें हैं। तो बी। उन्नीस सौ 9 के पार्लियामेंटो सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, जी हाँ। बजट संबंधी प्रस्तावों को स्थानांतरित करने की अनुमति थी। ठीक है, जमींदारों को प्रतिनिधित्व को प्रावधान किया गया, जी हाँ किया गया। तो ये तीनों ही सही है। संवैधानिक विकास संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार करते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 ने केंद्रीय विधान परिषदों के आधिकारिक बहुमत के प्रावधान को समाप्त कर दिया। ऐसा तो कुछ नहीं है, केंद्र में ऐसा नहीं, राज्य में होता है। भारत शासन अधिनियम 1919 ने प्रांतों में केंद्रीय नियंत्रण को कम कर दिया। ये हाँ ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 1909 के द्वारा क्या होता है, प्रांतीय विधान परिषदों का आकार वृद्धि की जाती है। प्रांतों में आधिकारिक बहुमत के प्रावधान को हटा दिए जाते हैं, गैर सरकारी सदस्य आते हैं। केंद्र में अभी भी आधिकारिक बहुमत बना रहता है। ठीक है, और प्रांतों में केंद्रीय नियंत्रण कमी ये हो ही रहा है। भारत सचिव पद किसके द्वारा बनाया गया? 1858 के एक्ट द्वारा। हाँ, ये फैक्ट जान लो, लॉर्ड स्टैनली पहले थे। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा पहली बार राष्ट्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत हुई। जी नहीं, 1853 में ही हो गई थी। 1833 का चार्टर एक्ट सिविल सेवकों के चुनाव के लिए खुली प्रतियोगिता आरंभ करने का एक प्रयास था, लेकिन होता नहीं है कुछ ऐसा, क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर विरोध हो जाता है। स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत 1853 में होती। एक्ट ऑफ सेटलमेंट किसकी कमी? 1773 की। भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा निम्नलिखित में कौन से विषय आरक्षित विषय थे?
ठीक है। सिंचाई, न्याय, वित्त, जेल, पुलिस, ये सब रख लिए थे गवर्नर और उनकी मनोनीत कार्यकारी परिषद के लिए। बाकी हस्तांतरित ये रहे सब्जेक्ट जो कि मंत्री द्वारा और गवर्नर द्वारा। 1919 के भारत सरकार अधिनियम के परिणाम स्वरूप शुरू हुई द्वैध शासन प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लियोनेल कार्टिस थे, ठीक है, कोई बात नहीं, सही है। इस प्रणाली के अंतर्गत सभी विषयों दो भागों केंद्रीय और प्रांतीय जी नहीं, हस्तांतरित और आरक्षित में। अगला, हितैषी निरंकुशवाद की संख्या किसे दी जाती है? ये 1909 के एक्ट को दिया, संवैधानिक दानाशाही, हितैषी निरंकुशवाद, ठीक है, जो सांप्रदायिकता। जो किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? ये शुरुआत तो भारतीय शासन अधिनियम 1919 से ही हुआ, लेकिन स्वायत्तता जब शब्द आएगा, लेकिन 1919 में वो हस्तांतरण ज़्यादा था। स्वायत्तता जब आएगा तो प्रांतीय स्वायत्तता की बात करोगे तो 1935 के एक्ट से ही है। संघीय शासन की नींव जो होती है। भारतीय शिक्षा स्वायत्त पर एक वर्ष प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये, 1813 चार्टर एक्ट। किस अधिनियम तहत भारत पर शासन करने का अधिकार ईस्ट इंडिया से लेकर ब्रिटिश कॉलोनी 1858? ये लो। 1947 सार्वभौम सत्ता सपने की योजना किस नाम से जानी जाती है? माउंटबेटन प्लान 3 जून 1947 को प्रकाशित होता है। उत्तरदायी शासन जैसे शब्दों का प्रयोग किस वर्ष किया गया? 1919 का भारत शासन अधिनियम। जैसा मैंने पहले बताया था कि 1917 में अगस्त घोषणा होती है, उसमें उत्तरदायी शासन क्रमिक रूप से उसकी बात की जाती है उसकी, तो उसी के बाद 1919 का अधिनियम आता है, तो वही है ये। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था तो मक्खन लगाया जा रहा था। 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम के संदर्भ में विचार करते हैं। चलिए, इसके तहत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय या गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद के साथ संबद्ध होने का प्रस्ताव प्रावधान किया गया। ठीक है, पहली बार किया गया। केंद्रीय व प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में वृद्धि की गई, जी हाँ की गई। और विधान परिषद चर्चा के दौरान अनुपूरक प्रश्न पूछने और बजट पर संकल्प रखने की शुरुआत, जी हाँ, होती है। ठीक है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले सदस्य बनते हैं। ये बाकी सारी चीज़ें में हुई नहीं है। लिखित प्रश्नों उस कथनों पर विचार कीजिए। 1 अगस्त को संघीय व्यवस्था लागू की गई, नहीं, एक अस्तित्व में ही नहीं आ पाई क्योंकि देशी राजी ही नहीं हुई। प्रांतीय स्वायत्तता लागू होने तक प्रांतीय सरकार को 1935 के अधिनियम की 9वीं सूची के संक्रमण कालीन प्रावधानों के अनुसार कार्य करना था। प्रांतीय सरकार को काम करना था, डिसीजन तो केंद्रीय सरकार के हाथ में था, तो केंद्रीय सरकार को काम करना था। आगे, प्रांतों में द्वैध शासन 1919 के एक्ट से। 33 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को कहाँ पारित किया गया? भाई ब्रिटिश संसद में 18 जुलाई 1947। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वायसराय के विधान परिषद में नियुक्त 3 गैर अधिकारी सदस्यों में एक सर दिनकर राव थे। ठीक है, बनारस और पटियाला के राजा लोग भी थे। इस अधिनियम में पंचायत प्रांत के लिए पृथक विधान परिषद की स्थापना प्रावधान किया गया। जी हाँ, किया गया था, दोनों सही हैं। बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा सर दिनकर राव 3 मनोनीत सदस्य थे। और बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत और पंजाब के लिए नई विधान परिषदों की स्थापना का प्रावधान भी किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1919 इस प्रकार 35 से अलग था। देखिए, 1919 में सिखों, भारतीय ईसाइयों और यूपियों को पृथक निर्वाचन मंडल प्रदान किए गए थे, जबकि भारत शासन अधिनियम में अनुसूचित जातियों को पृथक निर्वाचन मंडल प्रदान किया गया था। हाँ, ठीक है, ठीक है, बात सही है। फिर भारत शासन अधिनियम 1919 में संघीय न्यायालय की स्थापना के प्रावधान किए गए, जबकि भारत शासन अधिनियम 1935 में एक लोक सेवा आयोग की, नहीं, लोक सेवा आयोग फेडरल वो 1935 में बनता है, पर एक स्थापना 1919 में हो जाती है अगर बात की जाए तो। हाँ, फेडरल की बात जब की जाए तो वो 35 में होता है, और संघीय न्यायालय तो 35 के ही एक्ट से आता है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे गवर्नर जनरल को राज्य के अध्यक्ष के रूप में, ठीक है,
किसी विधेयक को वीटो करने का अधिकार सुरक्षित था, ठीक है। वायसराय का पद को समाप्त कर दिया गया, लेकिन भारत के राज सचिव का पद नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो भी खत्म हो जाता है, कॉमनवेल्थ सचिव बनता है। अब क्या है, पिट्स इंडिया एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित विचार कीजिए। बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीनस्थ कर दिया गया। चलिए ठीक है, मान लेते हैं पर्यवेक्षण का अधिकार दिया गया, अधीन नहीं किया गया था, ठीक है। इसमें कंपनी के सेवकों किसी निजी व्यापार में संलग्न होने से प्रतिबंधित कर दिया गया, ये तो 1776 में कर दिया गया था। वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच विभेद किया गया, हाँ वो किया जाता है कि एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल रहता है, वो उसको राजनीतिक अधिकार का वो दे दिया जाता है, बाकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वाणिज्यिक अधिकार देखेगा। तो वहीं कहा ना, द्वैध शासन की शुरुआत कंपनी के सेंस में देखा जाए तो पिट्स इंडिया एक्ट से भी होती है और 1858 में ख़त्म होती है। बहरहाल इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्यकारी परिषद में शामिल करने का प्रावधान किया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली सरलता की गई। 1909 ही है दोनों में, आगे देखते हैं। इस अधिनियम में केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत, प्रांतीय परिषद में गैर सरकारी बहुमत। तो 1909 का एक्ट है पार्लियामेंटो। 1925 द्वारा स्थापित अवशेष शक्तियाँ गवर्नर जनरल को। सदस्यों को निर्वाचन प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया गया, ठीक है। निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर, जी नहीं। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा प्रथम अध्यक्ष से अस्थायी, ठीक है। अच्छा, ये बात हो रही है संविधान सभा के बारे में, तो आगे शायद पढ़ेंगे, नहीं तो अभी थोड़ा बहुत जान ही लिए हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था, ये बात ठीक है। सार्वभौमिक मताधिकार नहीं हुआ था क्योंकि प्रांतों से में जो प्रतिनिधि थे यानी विधायक वगैरह थे वो लोग चुने थे। संविधान सच्चिदानंद सिन्हा पहले बनते हैं, फिर राजेंद्र प्रसाद बन जाते हैं स्थायी। अब नेहरू के अध्यक्षता में गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में राधा कृष्णन शिक्षा मंत्री थे, जी नहीं। कभी भी कांग्रेस सदस्य नहीं रहे और ब्रिटिश राज के विरुद्ध आंदोलन सक्रिय नहीं रहे, जी हाँ, बात सही है इनके बारे में ये, ठीक। ये रहा अभी तक का, बाकी आगे